May I come in, sir? Yes, come. Good morning, ma'am. Good morning, sir. बैठ। Thank you, sir. बिना नाम बताए हुए अपना संक्षिप्त परिचय दे। सर, मैं सलूम्बर जिले के बाणा का कला गांव की निवासी हूँ। मैंने अपना 10th न्यू वैली संस्थान चावंड से पूरा किया है और 12th न्यू वैली संस्थान चावंड से PCM सब्जेक्ट में पूरा किया है। मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डाइट उदयपुर से पूरी की है और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इसके बाद 6 जून 2022 से मैं राउ प्रावी पलूना में एज अ प्राइमरी टीचर कार्यरत हूँ। आप कब से हैं प्राइमरी टीचर हैं वो? सर 6 जून 2022। 2022 से आप हैं वो टीचर के पद पे, यानी कि करीब है वो आपको 3 साल से भी ज्यादा आपको है वो टीचर रहते हुए हो गया है जो। तो टीचर तो महिलाओं के लिए एक नोबल जॉब है। सर ये प्राय समझा जाता है कि बहुत ही एलाइट जॉब है महिलाओं के लिए, क्योंकि एक तो महिलाओं में ममत्व भाव भी होता है, तो वो बच्चों से जुड़ाव बेहतर कर पाती है। इस वजह से भी एक पक्ष समझा जाता है कि टीचर महिलाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है या फिर ज्यादा हितकारी समझा जाता है इसे। तो इससे जब आपको इसकी मेरिट्स के बारे में पता है तो आपने है जो इसको छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? सर मैं समझती हूँ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने दायरे को ही व्यापक करने का विचार रखती हूँ कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और अन्य भी क्षेत्र में भी मैं अपना जुड़ाव प्रशासनिक तरीके से पूरा कर पाऊँ, इसीलिए मैंने यह कदम लिया है। तो आपकी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन, नीचे अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद है वो आपने है वो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया? सर मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने के बाद टीचर की जॉब में लग गई थी और मुझे ये यकीन था कि मैं टीचर बन जाऊंगी, तो मैंने कोटा ओपन को चुना ताकि मैं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊं। अच्छा, आप टीचर रहते हुए जो ये मुझे बताइए कि जो टीचर हैं वो अपने है वो जो उनका जो बेसिक जो काम है उससे भटक रहे हैं सर। उनको टीचिंग में रुचि नहीं है। मैं सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ यदि मैं आपके विचार को खंडन तो नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ अपने पक्ष में कि सर टीचर अपने दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आवश्यक कार्य है जैसे जनगणना है, आपदा कार्य, चुनाव कार्य है, उनमें उनके जो नॉन टीचिंग वर्क में भी ड्यूटी लगती है। इस वजह से कई बार प्रभावित हो सकता है, पर अपने दायित्व का निर्वहन टीचर कर रहे हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से उनका नियमित विकास भी किया जा रहा है, जो कि प्रशासन के द्वारा किया जाता है, विभाग के द्वारा। फिर है वो सरकारी स्कूलों में है वो स्टूडेंट्स की संख्या है वो बहुत कम क्यों है? सर इसका एक कारण ये है कि निजी विद्यालय की तरफ रुख बढ़ रहा है लोगों का, और ये जो एक अर्बनाइजेशन या फिर वेस्टर्नाइजेशन कल्चर बढ़ने के कारण लोग जो है चकाचौंध भरी दुनिया को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, और इस वजह से एक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो रेशियो है वो कम हो रहा है। हालांकि अभी भी गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि हम 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट जो है वो 100% तक ले जाए। तो ये ड्रॉप आउट की जो समस्या है ये गवर्नमेंट स्कूलों में ही है वो सबसे ज्यादा क्यों है? सर इसके कई फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि कई बार लड़कियों की ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होने का कारण है कि उनको शिक्षा के बजाय शादी और घर के दबावों का मानना पड़ता है और अपने भाई बहनों का संभालना है या फिर घर के कार्यों में उनको लगा दिया जाता है, तो इसीलिए ड्रॉप आउट रेट बढ़ रही है। लेकिन इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है और 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया जाता है SMC सदस्यों के साथ सहयोग से और अभिभावकों के साथ। क्या आपने है जो ऐसा काम किया है? सर जी सर। और इसमें क्या आपने है वो कोई सफलता मिली है आपको? जी सर। क्या किया है आपने? सर जो हाउस होल्ड सर्वे हम आयोजित करते हैं और उसमें हम घर घर जाके सर्वे करते हैं, तो हमने कई बार ये देखा है कि दूर दराज जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कुछ बच्चे ऐसे मिले हमको जो कि वहाँ जुड़े हुए नहीं थे शिक्षा से, और एक बच्चा ऐसा भी था जो किसी और गांव का था लेकिन यहाँ रह रहा था और शिक्षा से वंचित था, तो उनको हमने स्कूल से जोड़ा। ये सलूम्बर है वो नया जिला बना है? जी सर। जी सर। क्या है इसकी है वो लिटरेसी रेट है वो कितनी? सर एग्जैक्ट तो मैं डेटा के साथ नहीं श्योर हूँ, बट अबव 50%। अबव 50%। और महिला साक्षरता? सॉरी सर, मैं महिला साक्षरता की ही बात कर रही थी, 50%, पर मैं सर एग्जैक्ट डेटा के साथ श्योर नहीं हूँ लिटरेसी रेट पर। ये सलूम्बर पहले कौन सी जिले में था?
सर उदयपुर जिले का। उदयपुर में, उदयपुर की है वो ओवरऑल है वो लिटरेसी रेट है वो क्या है? सर मैं इसका गैस कर सकती हूँ क्या? बताएं। सर 950। सॉरी सर, लिटरेसी रेट, आई एम सो सॉरी, मैं श्योर नहीं सर। सेक्स रेशियो है वो राजस्थान में है वो कम है, हाँ सर। क्या कारण है? और सबसे ज्यादा कम कहाँ पे है? सब मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं गेस करना चाहूंगी बाड़मेर और जालोर इलाके में कम है, ऐसा मैं सोचती हूँ। सेक्स रेशियो? जी सर। क्यों, क्या कारण मानती हैं आप इनका है जो? सब पितृसत्तात्मक सोच एक मेन कारण हो सकती है, और भ्रूण हत्या भी एक कारण है जो कि अवैध तरीके से भी करवाई जा रही है। और अवैध तरीके से भी होती है सर, मतलब जो पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत रोकी गई है, लेकिन कई लोग इसको भी इलीगल तरीके से करवाते हैं वो। और दूसरा सर, ये जो सेक्स रेशियो कम होने का कारण है कि दहेज प्रथा और महिलाओं को बोझ समझे जाने की जो संस्कृति है वो। क्या अभी भी बाल विवाह देखने को मिलते हैं? सर जी सर, कह सकते हैं कि आखा तीज है या फिर ऐसे जो अबुझ सावे होते हैं उस दिन जो ऐसे कार्य देखने को मिलते हैं, पर उस पर भी जैसे कि आशा सहयोगिनी है या फिर पुलिस है, अब कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा इसको रोकने का प्रयास करती है। आपके सामने कोई बाल विवाह ऐसा केस आया है आपके सामने कोई? सर मैं ऐसे अभी तक मेरे सामने ऐसा नहीं आया, मेरे सीमित जीवन में मैं ये कहती हूँ। अभी आपने बाल विवाह, आपके सामने कोई बाल विवाह होते हुए आपने है वो नहीं देखा है जो? यदि मान लीजिए बाल विवाह हो तो आप क्या करें? सर सबसे पहले तो जहाँ बाल विवाह हो रहा है उस जगह पर जाके पुलिस के साथ में और ऐसे लोगों के साथ में जो कि समझदार। पहले टाइम में आप पुलिस के साथ जाएंगे? आप जो, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप एसडीएम बन गए हैं जो। सर मैं तो आपके एज ए टीचर के रूप में कह रहा हूँ कि आपके साथ आपको पता है कि यहाँ सामूहिक बाल विवाह हो रहे हैं एक तरह से है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या है, आपकी क्या ड्यूटी बढ़ती है? सर आशा सहयोगिनी और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक साथी मेरे हैं उनके साथ और एसएमसी सदस्यों के साथ मैं वहाँ घटना स्थल पर जाऊंगी और लोगों को जागरूक करने का कार्य करूंगी कि न सिर्फ इसके बालिका या फिर जो महिला, जिस बालिका का विवाह हो रहा है, न सिर्फ उसके शारीरिक बल्कि उसके चिकित्सकीय, उसके मानसिक जो प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, उनके बारे में अवगत कराऊंगी और पुलिस को भी सूचना दूंगी इस बारे में। आपके उदयपुर जिले की एमएमआर रेट है वो बनस्पत दूसरे जिलों से है वो काफी ज्यादा है। जी सर। क्या कारण मानते हैं आप? सर एक तो जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना का बेहतर क्रियान्वयन, और अभी सर जैसे खैरवाड़ा में कंगारू मदर केयर जो स्थापित किया गया है, नो सेपरेशन पॉलिसी या जीरो सेपरेशन पॉलिसी, और सर जो हमारे यहाँ पर इमरजेंसी केयर सिस्टम है वो भी बेहतर है और लेबर रूम गुणवत्ता भी अच्छी है, तो इस वजह से यह है कि मातृत्व मृत्यु दर की कमी है। मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा है, अखबारों में तो ज्यादा आ रही है। सर सॉरी सर, आप तो कह रहे हो कि कम है, मैं कह रहा हूँ दूसरे जिलों से ज्यादा है वहाँ पे। सॉरी सर, मैं प्रश्न समझने में मेरे से गलती हो गई। मैं तो ज्यादा बता रहा हूँ, उसके क्या कारण मानते हैं आप? और स्पेशली रूरल एरियाज में है। सर रूरल एरियाज में ये है कि संस्थागत प्रसव अगर नहीं होगा तो महिलाओं के साथ ये है कि उनकी मातृत्व मृत्यु दर होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको चिकित्सकीय जो आवश्यकता है, चिकित्सकीय सुविधा समय पर नहीं मिल पाती है, इस वजह से। आप तो मुझे बता दीजिए लास्ट पे कि स्कूल एजुकेशन की है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप है जो राजस्थान में अभी है वो देख रहे हैं? सर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे प्रॉब्लम है, क्योंकि लगभग 6500 स्कूल है और उसमें से 3500 स्कूल आसपास जर्जर अवस्था में है, और झालावाड़ का हादसा हमारे सामने एक उदाहरण भी है इस तरीके का। दूसरा, हाइजीन संबंधी शौचालय जर्जर अवस्था में है, और तीसरा यह समस्या है कि सर जो अभिभावकों की भागीदारी अच्छी होनी चाहिए, और कुछ क्षेत्र अभिभावकों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो तो वो हमारे लिए बेहतर होगा, और जो भी आवश्यक बुनियादी सुविधा है उनका अभाव ना हो। आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ा है आपने तो। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, सॉरी, एक विज्ञान का ही ब्रांच है जो कि गणना और इनसे संबंधित जुड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स में जैसे एक फैक्टोरियल होता है। जी सर। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और 0 की? 1। क्यों? सर मैं एग्जैक्ट रीजन से तो नहीं वाकिफ हूँ, पर ये होता है, फैक्टोरियल 0 1 होता है, इतना मैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? सर मैं मैथ्स ही पढ़ाते हो। जी सर। तो इन्फिनिटी क्या है?
सर अनंत यानी कि सर ऐसे जैसे कि नंबरिंग सिस्टम में अगर देखा जाए तो अनंत तक नंबर बनाए जा सकते हैं, तो उसी को मैं इन्फिनिटी समझती हूँ। नंबर है कि नहीं है? सर मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्ट। नहीं हो? नहीं सर। ठीक है, ये जो नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको 0 से 9 ही क्यों रखा, बाकी क्यों नहीं? सॉरी सर, आप रिपीट कर सकते हैं क्या? व्हाट इज नंबर सिस्टम? सर गणना पद्धति है, और इसमें यही है कि नंबर सिस्टम से हम गणना को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी एक पद्धति है जिसमें इंटीजर्स है और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स का समूह होता है। ये क्या होते हैं नेचुरल होल नंबर? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स जो नेचुरल नंबर के साथ ही 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है? सर अनुनाद की सर अगर समान आवृत्ति की तरंगों को समायोजित की जाए तो उसकी आवृत्ति बढ़ना, ये रेजोनेंस होता है। और थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ क्या है? सॉरी सर, मैं अभी इसके बारे में अवगत नहीं हूँ, मैं और पढ़ूंगी इस पर। ठीक है, मान लो आप कहीं पे प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं और वहां पे आपको एक लेक्चर देने के लिए कहा जाता है, गांव में जानकारी फैलानी है कि इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करवाना है। जी सर। ठीक है, आपने वहां पे इंटरकास्ट मैरिज पे काफी अच्छा लेक्चर भी दिया और अपने डिलीवरी दे दी वहां पे, लेकिन वहां पे जब गांव के समुदाय है कुछ, तो उनको ऑब्वियस सी बात है वो आपसे सहमत नहीं हुए और उन्होंने बस अब तो विद्रोह के सवाल उठा दिए हैं। ये तो एसडीएम साहब हमारे गांव वालों को भड़का रहे हैं, हमारा जो जातीय सिस्टम है इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप कैसे गांव वालों को वापस कन्विंस करेंगे और कैसे उस सिस्टम को संभालेंगे? सर अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करने के लिए तो सबसे पहले मैं उन लोगों को समझाइश बताऊंगी और इसके जैविक लाभों के बारे में, और वो आपने लेक्चर दे दिया वहां पे। सर साथ ही में आर्थिक लाभ जो कि डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना चल रही है 10 लाख रुपए की, उसके बारे में भी अवगत कराऊंगी उनको, और उनको नवीन उदाहरण बताऊंगी कि जो अंतरजातीय विवाह को एक सजातीय व्यवस्था न समझा जाए और इसको अंतरजातीय को प्रमोट किया जाए, इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी। जैसे उनको इसके हर डायनेमिक्स से अवगत कराऊंगी कि ना सिर्फ इसके जैविक फायदे हैं बल्कि आपको आर्थिक फायदे भी मिलेंगे। आप नवीन जो जातियों से जुड़ाव के द्वारा उनकी संस्कृति, उनकी जो संस्कृति के अच्छे पक्ष है उनके साथ आपका उचित संतुलन बैठेगा, सामंजस्य, इनके बारे में भी उन्हें बताऊंगी और उन्हें इस पर अवगत कराऊंगी। ठीक है, और सर मैं अभी इतना सोच पा रही वो तो लेक्चर में आपने बता ही दिया ना ये सब, तो आप तो लेक्चर देके निकल गए। जी सर। अब हो रहा है दंगा। तो सर दंगे अगर हो रहे हैं तो मैं उनको पूरा रोकने का प्रयास करूंगी, और अगर ऐसी कोई भी व्यवस्था जो सामान्य व्यवस्था से दूर जा रही है तो उनको पूरी तरीके से कंट्रोल करूंगी, ताकि वही तो कैसे करोगे, वही तो पूछना चाह रहे हैं। सब पुलिसिंग की सहायता से, और यदि भीड़ अनियंत्रित होती है तो उनको लाउड स्पीकर द्वारा नियंत्रण करवाया जाएगा, और यदि फिर भी ऐसा होता है तो टीयर गैस यूज की जाएगी ताकि ऐसा ना हो। ठीक है, आपने डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में। जी सर। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन? सर समझा जाए तो बच्चे का माइंड डेवलपमेंट 85% जो है वो लगभग 7-8 वर्ष तक पूरा हो जाता है, तो उस अवस्था तक उसका संज्ञानात्मक, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास को परिपक्व बनाने के लिए बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन की जरूरत है। और अर्ली चाइल्डहुड केयर की? बिल्कुल सर, अर्ली चाइल्डहुड केयर की भी जरूरत है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र है। और एजुकेशन पॉलिसी में क्या प्रोविजन है इससे रिलेटेड? अर्ली चाइल्डहुड के लिए सब ये है कि 2 वर्षीय अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम आंगनबाड़ी केंद्रों के सहायता से, और 1 वर्षीय पूर्व विद्यालय कार्यक्रम चलाया जाएगा, वो है बाल वाटिका के माध्यम से चलाया जाएगा। और सर बाल वाटिका क्या है? 4 से 6 वर्ष के बच्चों को विद्यालय में आने से पहले उनको स्कूल के लिए रेडी करना और उनका पोषण। आप गए वहाँ पे कभी? जी सर। तो प्राय ये देखा जाता है कि आंगनवाड़ी के जो बच्चे होते हैं उनको बाल वाटिका वाले ले जाते हैं। सर हमारे यहाँ पे समन्वित नहीं है, पर हमारे यहाँ पे जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र और वहीं वाटिका में ही पढ़ रहे हैं, तो वो दोनों संयुक्त रूप से संचालित हो रही है। ठीक है, अपार आईडी क्या है? सर अपार आईडी जो है वो ऑटोमेटिक परमानेंट अकाउंट एकेडमिक रजिस्ट्री आईडी है। 12 अंक की आईडी होती है और इसको एबीसी आईडी से जोड़ा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर रिकॉर्ड्स जो डेटा है उनको रखना, जो बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, जैसे कि उसकी कहाँ स्कॉलरशिप मिली है, उसकी क्या एकेडमिक एक्सीलेंस है, और उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए भी यूज होता है। इसको एबीसी सिस्टम से लिंक भी किया गया है। एनईपी 2020 में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, आपने एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का नाम लिया था, एसएमसी। जी सर। कितने मेंबर होते हैं? 16 मेंबर सर। कौन कौन होते हैं? सर 11 अभिभावक होते हैं, एक सचिव होता है,
जो कि पदेन एचएम होता है, एक टीचर होता है और दो नियुक्त होते हैं, दो मनोनीत व्यक्ति होते हैं और एक वार्ड पंच या ये पार्ट। प्राइमरी एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है? सर स्टेट लिस्ट में संवर्ती सूची में आता है, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। ग्राम सभा के सॉरी सर, ग्राम सभा का क्या रोल रहता है प्राइमरी एजुकेशन में? सर जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है, ग्राम सभा क्रियान्वयन का कार्य कर सकती है और ग्राम सभा जो होती है वो साधारण समिति गठन करती है और साधारण समिति ही एसएमसी की कार्यकारिणी समिति बनाती है। ये पंचायती राज का 3 टायर सिस्टम क्या है? सर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। कितने सब्जेक्ट थे इसमें? सॉरी सर, 22 विषय, 29 विषय, सॉरी सर। कौन से अनुच्छेद में है या फिर कौन से वो उसमें है? सर भाग 9 में, भाग 9 में है और 11वीं अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन से और 243 से 243 ओ तक। ठीक है, अभी ग्राम सभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं। जी सर। तो उसमें ग्राम सभा जैसे इलेक्शन होंगे, सरपंच वगैरह बनेंगे, तो इनके लिए शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है, उसके लिए रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? सर ये वसुंधरा राजे सरकार में रखी गई थी जिसको 2019 में हटा गया। आप अपना ओपिनियन दें। जी सर, मेरा मानना है कि न्यूनतम व्यवस्था होनी चाहिए, पर साथ ही में कई बार ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग जो कि भले पढ़े लिखे नहीं है पर फिर भी उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो बेहतर तरीके से संभाल सके, राजनीतिक नेतृत्व संभाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि न्यूनतम शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो बेहतर समझ के साथ और शिक्षा को भी प्रमोशन मिले इससे। तो आपके सलूम्बर में जैसे आपने बताया कि 50% लिटरेसी है और एक तरफ आप एजुकेशन की क्वालिफिकेशन रख देते हैं, तो 50% महिलाएं तो सशक्तिकरण से पॉलिटिकल डायमेंशन में से ऑटोमेटिकली आउट हो गई रूट लेवल पे। तो ये आपस में विरोधाभासी नहीं है? सर इसके लिए सर साक्षरता अभियान भी चलाया जा रहा है, जो कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन राज्य का दायित्व है कि शिक्षा दे। राज्य ही फेल हुआ है यहाँ पे, कोई इंडिविजुअल फेल नहीं हुआ। अब राज्य ही उस पर इम्पोज कर दे, तो एक तरफ से आप फेल हो गए, दूसरी तरफ आप उनके ऊपर ये क्वालिफिकेशन की कंडीशन और लगा रहे हो। सर इसको क्रमबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ना कि एकाएक लागू किया जाए, ताकि लोगों को ये जागरूकता भी आए कि हमें यदि राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करना है तो भी हमें शिक्षा की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, भारत का जैसे ट्रेड का प्रोफाइल देखते हैं तो हमारे जो नेबरहुड के साथ में जो ट्रेड है वो रिलेटिवली जो बाकी कंट्रीज है उनके साथ उनकी तुलना में काफी कम है, और वो ग्रोथ रेट भी 1991 के बाद से देखते हैं तो काफी कम है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है और क्या स्टेप अब हमें आगे लेने चाहिए ताकि जो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं वो गैप अपन यहाँ पे फिल कर सके? सर इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है और हमारे को नेबरहुड भी प्रथम रखना है। हम नेबरिंग कंट्री से व्यापारिक अधिशेष की स्थिति में है और हमें हमारे आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर अधिक व्यापार निवेश और उनके माध्यम से निवेश करना चाहिए। और ट्रेड टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया है उसकी वजह हमें विविधता को अपनाना चाहिए, ताकि न सिर्फ एक ही देश पर निर्भर रहे, हम बहुपक्षवाद को बढ़ावा दें। हाँ, तो हम नेबरहुड के साथ रिलेशन कैसे इंप्रूव करें? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सकता है नेबरहुड में, और ट्रेड जो भी इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, ये तो मान ही नहीं रहे। वैसे ही बेटर कनेक्टिविटी परियोजना लागू की जानी चाहिए, जैसे कि चाबहार बंदरगाह है और पाकिस्तान के चाबहार कहाँ पे है? ईरान में। तो वो कैसे होगा हमारे साथ नेबरहुड के साथ? सर नेबरहुड के साथ ये है कि ग्वादर, जैसे कि चाइना में ग्वादर पोर्ट, चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है, तो हमें उसका काउंटर और हम जो है ईस्ट की तरफ से हमारी कनेक्टिविटी। मेरा प्रश्न ये है कि हमें हमारे पड़ोसी देशों के साथ में व्यापारिक संबंध अच्छे करने हैं, कैसे कर सकते हैं? सर हम बेहतर निवेश और आपसी संवाद और ग्लोबल साउथ को लीडरशिप देने के द्वारा ही हम हमारे रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया से यूक्रेन जाना हो जी सर, तो कैसे जाएंगे? कौन कौन से कंट्री आएंगे बीच में पैदल पैदल? सर नेपाल, चाइना और यूक्रेन के लिए नेपाल जाना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ कि मेडिटेरियन सी से होते हुए पोलैंड एंड देन यूक्रेन। मैं एग्जैक्ट तो सर रास्ता अभी इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। चाइना और मेडिटेरियन सी आपस में कैसे कनेक्ट हुए? सॉरी सर, मैं ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टाफ होता है उसके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है, आपको क्या लगता है होनी चाहिए? जैसे आपने भी साड़ी पहनी है
और जनरली कुछ गर्ल्स होती हैं जो मतलब प्रॉपर ड्रेस वियर नहीं करती, जैसे जीन्स वगैरह में ऐसे वेस्टर्न वियर में चली जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? सर मैम, इसके लिए अभी ये भी प्रावधान आने की लगभग गुंजाइश है कि एकरूपता लाने के लिए और समरसता लाने के लिए यूनिफॉर्म का भी मदन दिलावर जी ने इसकी घोषणा की है कि जो है कि हम यूनिफॉर्म लाएंगे टीचर्स के लिए। और अगर बात वेस्टर्न जो कल्चर को अडॉप्ट किया करना या जीन्स पहनना, तो ये प्रोहिबिटेड है और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी जो परिधान में स्कूल जाए। बेहतर मतलब एक विशिष्ट पोशाक ही पहनकर विद्यालय जाना, एक ये हमारे आचरण आप का साड़ी हिस्सा है। पहन के जाते हैं या सूट पहन तो के? सूट पहन के। जींस पहनना आप शिष्टाचार नहीं है क्या? फिर सर शहर में पहन के घूमो, मतलब वो शिष्ट नहीं है? सर बेहतर परिधान एक कहते हैं कि आपको रिफ्लेक्ट करता है और आप ये बेहतर परिधान में नहीं आता जीन्स पहनना। नहीं सर, ऐसा मैं नहीं सोचती, पर जैसा आप देश वो- वैसा भेष, हम्म? जैसा देश वैसा भेष, उसी तरीके की अनुकूल परिधान को पहनना चाहिए। तो फिर बैन करवानी चाहिए ना सरकार से, ये तो बैन ही कर देना चाहिए। सर जो वेस्टर्नाइजेशन कल्चर बढ़ रहा है और बैन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का एक तो अभी आप फ्री ट्रेड की बात कर रहे थे आप, और अब ये बैन की बात कर कुछ भी बोल रहे हो मतलब। नहीं सर। रहे हो। अच्छा ठीक है, आपने आरपीएस नहीं भरा, क्यों? सर मैम, मुझे लगता है मेरी हाइट उतनी अनुकूल नहीं है जितनी आरपीएस के लिए चाहिए, तो इसीलिए मैं इस बारे में श्योर कितनी नहीं। चाहिए और आपकी कितनी है हाइट? सर मैम, मैंने कहीं पढ़ा था 168 सेंटीमीटर चाहिए और मैं ऑलमोस्ट 164 के आसपास हूँ। फिट है तो ये तो। क्या तो ये अभी एसआईआर चल रहा है, क्या है ये एसआईआर? मैम, मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने के लिए ये चलाया जा रहा है, जिसमें जो उद्देश्य ये है कि कोई भी एलिजिबल छूटे नहीं और कोई भी इनएलिजिबल जुड़े नहीं। अच्छा, इसमें जो बीएलओ है वो सिर्फ टीचर को ही क्यों बनाया जाता है? पंचायत लेवल पे और भी जैसे उस एरिया के अंदर ब्लॉक लेवल पे इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो टीचर को ही क्यों? क्योंकि शिक्षा तो बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं शैक्षिक कार्य भी बाधित होते हैं, फिर क्यों एक टीचर को बीएलओ बनाया जाता है? आरटी एक्ट मैम कहता है कि आर्टिकल धारा 27 कहती है कि जो शिक्षक है उनको चुनाव कार्य में लगाया जा सकता है, और साथ ही में शिक्षक की पहुंच उनके अभिभावकों के साथ जुड़ा होता है, इस वजह से भी, और दूसरे विभाग भी इसमें सहयोग देते हैं। अच्छा, और ये बीएलओ के द्वारा जो सुसाइड किए जा रहे हैं, मतलब सुनने में आया, ऐसा क्यों? मैम, तब ऐसा कहा जा रहा था कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत है वर्क का, और इस वजह से सुसाइड की जो केसेस बढ़ रहे थे, ये उस वक्त न्यूज चल रही थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही न्यूज थी कि बीएलओ के द्वारा ये बीएलओ के डबल कार्य होने की वजह से, कहीं ना कहीं काम के प्रेशर की वजह से, एसआईआर की वजह से ही सुसाइड किया जा रहा है? मैम, अगर रूट लेवल पे देखा जाए तो इस काम के साथ ये भी हो सकता है, उनके घरेलू दबाव भी हो सकते हैं, और कई बार ये होता है कि विपक्ष के द्वारा ऐसे मुद्दों को उछाला जाता है ताकि जो एसआईआर प्रक्रिया है या फिर जो भी सत्ता पक्ष के द्वारा लाई गई प्रक्रिया है उसको औचित्यहीन बताया जाए, तो ये भी एक हो सकता है। लेकिन इसमें उनका कार्य बोझ भी हो सकता है और साथ में उनके घरेलू कोई या फिर व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। अच्छा, सलूमबर को जैसे नया जिला बनाया गया, तो पहले कितने जिले नए बने थे, फिर कितने को कैंसिल किया था? मैम, 19 जिले नए बने थे, सॉरी मैम, 17 जिले नए बने थे, 9 जिले कैंसिल हुए और 8 जिले अभी भी बाकी। क्या कारण है कि पहले तो एक सरकार के द्वारा नए जिले बना दिए गए, फिर दूसरी सरकार आती है फिर उनको हटा देती है, क्या कारण है इसका? क्या आपस में पहले जो बनाए गए थे क्या वो सही मापदंड पे नहीं थे? मैम, मापदंड तो ये प्रशासन, मैं पूरा तो इसमें श्योर नहीं हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ बेहतर प्रशासन के लिए और संसाधनों का आवंटन बेहतर हो, इस वजह से दलित के प्रवाह समिति के द्वारा यह कदम उठाया गया कि 9 जिलों को निरस्त किया जाए और 8 जिले यथावत रखे गए। क्या पहले सरकार के द्वारा ये जो 17 जिले बनाए गए थे, क्या उनके मापदंड सही नहीं थे, या फिर क्या राजनीतिक कारण रहा होगा इसका? मैं श्योर नहीं इस बारे में। चलो कहीं नहीं। आपकी हॉबी आपने बताई है बेसिक पेपर क्राफ्टिंग, तो आपने लास्ट टाइम क्या बनाया था? मैम, रीडिंग कॉर्नर बनाया था, जो कि लाइब्रेरी में हमारे स्कूल में होता है बच्चों के पढ़ने के लिए, और उसको बेहतर तरीके से बनाया, सजावट की गई थी उस पेपर क्राफ्टिंग के द्वारा, जैसे कि चार्ट मेकिंग है या फिर डेकोर करना। और ये तो आप तो प्रशासन में जैसे आप एसडीएम बनते हैं, तो आपको समय नहीं मिलेगा इन सब चीजों के लिए, तो फिर आप कैसे अपनी हॉबी पूरी करेंगे? मैम, ये मेरा इंटरेस्ट है और मैं अपने जो भी समय मुझे मिलेगा, उपलब्ध समय रहेगा मेरे लिए,
उसमें मैं अपनी इस सृजनशील हॉबी को पूरा करने की ऐसी अपेक्षा रखती हूँ। अच्छा, हॉबी में और जैसे इंटरेस्ट है, इनमें क्या अंतर है? हम हॉबी अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि हॉबी वो होती है जो व्यक्ति अपने मतलब कम समय में जो भी उसका शेष समय होता है उसमें वो अपनी उस अभिव्यक्ति को पूर्ण करने के लिए यूज करता है। और इंटरेस्ट एक तरीके से उसकी जिसमें रुचि होती है वो होता है, और वो किस तरीके का रुझान रखता है उस संबंध में। अच्छा, और आपकी जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने इतना सारा अनुभव लिया है, उसका आप प्रशासन में आने के बाद कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मुझे समन्वय की भावना या फिर समन्वय की शक्ति मेरे अंदर, ममत्व भाव है, लोगों के साथ जुड़ाव की शक्ति है, तो इसका मैं जो है कि लोगों के साथ संवाद करने में और बेहतर अपनी कार्यान्वयन में इसका उपयोग कर सकती हूँ। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रही है आपकी, तो प्राचीन काल के कोई एक उदाहरण दे सकती हैं जो वर्तमान में भी रसायन के क्षेत्र में मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है भारत का? मैम, दिल्ली का जो पिलर है जो इतने साल पुराना है पर फिर भी क्या अभी नाम है उसका? सॉरी मैम, मैं नाम मेहरौली स्तंभ है। एग्जैक्टली सॉरी। क्या कारण उसमें जंग नहीं लगती? इतने साल हो गए, आज भी जंग नहीं लगती। सॉरी मैम, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं इस पे। चलो, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? नो मैम, मैं नहीं पढ़ पाई। अच्छा, रेयर अर्थ मेटल्स हाल ही में चर्चा में है, मतलब क्या है ये रेयर अर्थ मेटल? 17 एलिमेंट्स है, मेटेलिक एलिमेंट्स, जिसमें स्कैंडियम है, इट्रियम है एंड लैंथेनोइड्स के जो है ग्रुप्स है वो शामिल है। और इनको रेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका ऑक्साइड से एक्सट्रैक्शन बहुत ही टेक्नोलॉजिकली भी बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट। एक वर्ड और आता है क्रिटिकल, वो क्या है? जो देश के लिए स्ट्रेटेजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और रेयर अर्थ एलिमेंट भी क्रिटिकल। राजस्थान में इनकी कोई संभावना है? मैम, बालोतरा और जालोर क्षेत्र में रेयर एलिमेंट के जो मिले हैं ऑक्साइड्स, और ये संभावना है। अच्छा, अरावली का भी विवाद अभी फिलहाल चर्चा में है, क्या कारण है? अरावली में मैम जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था निर्देश, उसमें कहा गया था कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली के दायरे में लाया जाएगा। इस संबंध में विवाद था, परंतु सरकार ने इस पर भी अपना स्पष्टीकरण दिया है कि 100 मीटर के जो स्थानीय भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ियां हैं उनको अरावली में लाया जाएगा, और 500 मीटर की जो रेंज है, 200 मीटर अरावली के बीच में जो 500 मीटर रेंज है उसमें जो छोटी पहाड़ियां हैं उनका भी संरक्षण किया जाएगा, और खनन के लिए जो है एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाया जाएगा, और नई लीज। लोगों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा था, जो इतना अच्छा है? तो मैम, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि बेहतर तरीके से इसका एक तो ये नहीं हुआ है, प्रचार प्रसार भी बेहतर तरीके से नहीं हुआ है, और दूसरा यह है कि स्थानीय भूमि से माना गया है, ना कि सी लेवल से माना गया है, तो इस वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आपकी रोल मॉडल कौन है? मैम, हमारे पीओ मैडम गिरिराज पवार मैडम। अच्छा, उनसे क्या सीखने को मिलता है आपको? मैम, लीडरशिप। अच्छा, कोई एग्जांपल बता सकते हैं उनकी लीडरशिप का? मैम, वो हर व्यक्ति से उसके अनुकूल बात करते हैं, जैसे कि यदि कोई कठोर शैली में बात कर रहा है तो उसको कैसे समझाना है, और कोई बहुत ही संयम शैली में बात कर रहा है तो उसे कैसे समझाना है, और कैसे अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना है, कैसे सबको समन्वित लेके चलना है, ये उनकी बेहतर नीति मुझे लगती है। फिर तुमको एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप टीचिंग लाइन छोड़ के आ रही है, शिक्षक ज्यादा महत्वपूर्ण है समाज में या फिर प्रशासनिक अधिकारी? मैम, दोनों का अपना अपना जो दायरा है, दोनों अपनी अपनी जगह पर बेहतर कार्य कर रहे हैं, और दोनों की ही उपयोगिता अपने अपने स्तर पर बहुत है। फिर आप तो एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, जबकि आप ऑलरेडी अच्छी स्थिति में हैं। जी मैम, ऐसा बिल्कुल मैं मानती हूँ आपको, पर मैं अपने दायरे की व्यापकता बढ़ाने के लिए और न सिर्फ जन सहयोग पर सशक्त माध्यम बन पाऊंगी जन सेवा के लिए, और जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ उस क्षेत्र के लिए यदि मैं प्रशासनिक तौर पर कुछ कार्य कर पाऊँ तो ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। सलूम्बर जो नया जिला भी बना है, तो कोई समस्या है कि मतलब पहले जब वो उदयपुर के अंदर था तब उसमें नहीं थी, और जब जैसे ही नया जिला बना तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, कोई है ऐसी समस्या? मैम, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लेवल है कि वहाँ पे पूरी तरीके से अभी विकसित हो रही है, जैसे कि जो ऑफिसेज है और कर्मचारियों की कमी भी है, और दूसरा है समन्वय की थोड़ी सी और जरूरत है, क्योंकि जो फाइल्स पहले उदयपुर जाती थी अब उन्हें सलूम्बर, और तो थोड़ा समन्वय और बढ़ाने की आवश्यकता है। उदयपुर जिले को क्या नुकसान हुआ सलूम्बर के अलग होने से? मैम, एक तो टूरिस्ट प्लेस है जयसमंद झील, वो अलग हो गई है, तो एक ये है। दूसरा
जैसे कि राजस्व क्षेत्र में भी कमी आएगी अगर देखा जाए, क्योंकि अंजनी सलूम्बर जो माइन से आती है वो सलूम्बर एरिया में चली गई है, तो ये मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, और आप अपने आप को आने वाले 10 साल में कहाँ देखना चाहती हैं? हम प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर और एक व्यक्तिगत रूप से भी सफल महिला के रूप में देखना चाहती हूँ। सफल महिला की परिभाषा क्या होती है? मेरे लिए अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो मैं अपने परिवार को भी बेहतर समय दे पाऊँ और अपने कार्य को भी बेहतर तरीके से संचालित कर पाऊँ। ओके, एक लास्ट सवाल है कि आपके पास, जैसे आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको किसी पद के लिए एक व्यक्ति को चुनना है। अब आपके पास एक महिला और एक पुरुष आते हैं, दोनों को उस पद की जो क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करते हैं, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, महिला को या पुरुष को? हम अगर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अगर दोनों बराबर है तो मुझे लगता है महिला को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर महिला जो होगी वो न केवल नेशन के एम्पावरमेंट के लिए काम करेगी, 2 परिवारों को जागरूक करने का भी कार्य करेगी और उनको देखकर दूसरी महिलाएं भी प्रेरित होगी, क्योंकि अब उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उनके अदर क्वालिफिकेशन दोनों बराबर है, तो मुझे ऐसा लगता है। प्रोजेक्ट में देखा जा रहा है कि पुरुषों की स्थिति जो है और दयनीय हो रही है। काफी सारे केसेस भी आपने भी सुने होंगे। क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है? क्या पुरुष की स्थिति कमजोर हो रही है या फिर महिलाएं कुछ ज्यादा सशक्त हो गई? क्या लगता है आपको? मैम, इसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि लीगल टेररिज्म, यानी कि कई बार कानून का दुरुपयोग किया जाता है महिलाओं के लिए। जो कानून उनके संबल के लिए या फिर उनकी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, उनका ही दुरुपयोग करना एक तरीके से जो पुरुषों को वीक कर रहा है। क्या उनके लिए अलग से अब कोई आयोग बनाना चाहिए या कोई कानून लाना चाहिए? मैम, समानता लानी चाहिए और पुरुषों को भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला सशक्तिकरण के प्रयास किए जाए, पुरुषों को भी उसके लिए बराबरी का योगदान दिया जाना चाहिए। अभी आपने बताया कि पुरुष और महिला में से आपने वो क्वालिफिकेशन पूरी है, आपने बिना सोचे समझे ही है जो ये कह दिया कि महिला का सिलेक्शन करूंगी। सर, मैं दोनों की क्वालिफिकेशन दोनों बराबर। इन्होंने ये भी बोला कि महिलाएं वो राष्ट्रीय विकास में काम करेंगी, तो पुरुष नहीं कर रहे क्या? सर, बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर वो कैसे करेंगे? वो कैसे बोलेंगे? आपने तो बिल्कुल है जो उस पर बिना कोई समय लिए ही आपने है वो एकदम से कह दिया कि मैं तो महिला का सेलेक्ट करूंगी यदि दोनों बराबर की क्वालिफिकेशन। आपका ये कहना कि महिलाएं राष्ट्रीय विकास के लिए काम करेगी, तो क्या पुरुष है वो राष्ट्र विकास के लिए काम नहीं करते हैं? सर, मैं मानती हूँ दोनों की बराबर भागीदारी है और दोनों एक ही रथ के 2 पहिए हैं जो देश को विकास की आपको मेरिट्स के आधार पे सिलेक्शन करना है ना? जी सर, बिल्कुल सर। तो मेरिट्स के आधार पे हो सकता है कि क्वालिफिकेशन पूरी होने के बावजूद भी है वो मेरिट्स में यदि आदमी ज्यादा खड़ा उतरता है तो उसका सिलेक्शन करना चाहिए ना सर। जो योग्य कैंडिडेट है उनका तो योग्यता तो आपने जो क्वालिफिकेशन देख ली की योग्यता, और भी तो योग्यता हम देख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। मेरिट्स पे बात कर सकते हैं और भी बात कर सकते हैं। अच्छा छोड़िए, अभी तक तो अरावली बचाओ आंदोलन था जी सर, और अब आ रहा है एम नरेगा बचाओ आंदोलन है वो। जी सर। तो इस तरह के आंदोलन ये बार बार है वो करने की क्या ऐसी स्थिति आ गई है? बच्चों ये नाम चेंज, कितने नाम चेंज किए अभी ये जो रिसेंट है? सर, एक तो विकसित भारत का नाम बदला, जो मनरेगा योजना है उसका नाम बदला है। दूसरा मुझे जो याद आ रहा है उसमें है कि जो पन्नादाय बाल गोपाल योजना का नाम बदल दिया है, और तीसरा नाम बदला, सर 2 नाम मैं अभी याद कर पा रही हूँ, और दूसरा है इंदिरा महिला शक्ति जो योजना थी, संवर्धन योजना महिला कौशल का नाम, उनका भी नाम बदल करके रख दिया है मुख्यमंत्री महिला संवर्धन एवं कौशल विकास योजना। ये तो आपने स्कीम्स का बताया, और भी नाम बदले? सर, मैं अभी इतना सोच पा रही हूँ। राजभवन का क्या नाम कर दिया? सर, बिल्कुल लोक भवन कर दिया है, और पीएमओ था उनका नाम कर दिया है सेवा तीर्थ, और पीएम जो आवास था उसका नाम भी कर दिया है लोक कल्याण मार्ग। और कर्तव्य पथ, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। ये इस तरह की जो नाम बदलने से है वो क्या कुछ सर क्या इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है इनका? सर, हम ये बताने चाहते हैं कि सेवा भाव की जो हमारी सरकार की नीति है, और जो जैसे कि राजपथ नाम था जो एक राजतंत्रीय व्यवस्था या फिर औपनिवेशिक व्यवस्था का परिचायक था, उसकी जगह पर लोक कल्याणकारी नाम रखना एक ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है वो या फिर सरकार है वो लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही है और उनके लिए ही तत्पर है। तो ये जो एम नरेगा का जो नाम बदला है, विकसित भारत जी राम जी है वो,
क्या औचित्य है इसका नाम बदलने का है जो? इसमें नाम के साथ साथ प्रावधान भी बदले गए हैं और दूसरा इसको विकसित भारत 2047 के साथ भी समन्वित किया गया है, इसलिए इसका नाम बदला गया है। और विकसित भारत 2047 के नाम से और क्या क्या है वो मुख्य थीम है, वो क्या क्या और रखी हैं, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर मुझे एक शिक्षा के संबंध में याद आ रहा है, जो विकसित भारत शिक्षा अनुष्ठान विधेयक आया गया है, मैं ये सोच पा रही हूँ। क्या वो पास हो गया? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ है। क्यों? सॉरी सर, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन अभी तक उसको पास नहीं किया गया है। और आ गया तो प्रवर समिति को चला गया? जीपीसी के पास है, अगर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ इस बारे में। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा लेबर कोड्स भी है, वो न्यू लेबर कोड्स भी सर क्या है न्यू लेबर कोड्स? 29 जो श्रम कानून थे उनका एक संहिताकरण किया गया है और 4 कानून बनाए गए हैं, जिसमें है वेतन संबंधी और औद्योगिक संबंधी, व्यवसाय संबंधी और सामाजिक सुरक्षा संबंधी संहिताएं बनाई गई है। और इसमें न्यूनतम वेतन की सुविधा और महिलाओं को समान वेतन देना और महिलाएं राखी पानी में भी कार्य कर सकती है। और यह है कि जो 40 वर्ष से अधिक व्यक्ति है उनके लिए मेडिकल हेल्थ चेकअप और खनन क्षेत्र में कार्य करने वालों को भी स्वास्थ्य बीमा कवरेज देना इसमें शामिल है। इसमें ज्यादा से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये जो श्रम संहिताओं का संहिताकरण करके। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, आप जा सकते। थैंक यू सर। आइए बैठे हैं हेमलता जी। थैंक यू सर। कैसे इवेलुएट करते हैं अपने आप को? एक सर मुझे थोड़ा और बेसिक पे कंट्रोल करने की जरूरत है और थोड़ा अपने आप को डायमेंशंस देने की जरूरत है। कंट्रोल करने की थोड़ी सी जरूरत है, सोचिए थोड़ा सा, आप गैप लेके यदि आंसर दें आप पेशेंसली, तो और बहुत ज्यादा है वो प्रभाव छोड़ेगा वो। नो डाउट आपकी तैयारी अच्छी है, बोलने की शैली अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरीके का होता है बोलने का जो फ्लो होता है वो बिल्कुल अच्छा है तरीका, लेकिन थोड़ा सा पॉज ले आप बीच में, उसकी जरूरत है। और एकदम से ही वो सटीक जो कि मैं तो महिला को चुनूंगी है। बिल्कुल सर, ब्लेंडर था वहाँ पे। एक सर ने जो पूछा था कि आप वहां जाना, आपको वहां जाना है, जब उसके लिए क्लियर नहीं है तो साफ मना कर दें, जिससे उसका कोई न तो कोई क्रॉस क्वेश्चन होगा और उसको वही छोड़ देगी। आपने तो चाइना ऊपर ये चीज है ना, ये थोड़ा सा। एक मैंने इंटरकास्ट वाला क्वेश्चन पूछा था, उसमें क्वेश्चन आपने समझा नहीं इंटरकास्ट का। मैंने बोला था कि आपको भी, आप लेक्चर लेके निकल चुके हैं, फिर भी आप वही चीजें बता रही हैं। जी सर, वो मेरी गलती थी। एक नेबरहुड के साथ में मैंने पूछा था कि रिलेशन ट्रेड के बढ़ाने हैं, तो वहां आपने जैसे छाबार का नाम लिया, तो आपको फिर से पता नहीं है कि छाबार कहाँ पे, ईरान बॉर्डर करता है इंडिया को? नहीं सर, वो हो गया था कि एक तरफ तो आप ट्रेड की वकालत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जीन्स पहनने के लिए है जो लगने वाली बात हो रही है। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो क्वेश्चन हैं, उसमें भी यदि जैसे इंटरकास्ट मैरिज के लिए आप भाषण दिए थे, उसके बाद में यदि बात करते हैं तो भी आप को ये तो लेना चाहिए कि अभी भारतीय समाज है वो पूर्ण रूप से है वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी है उनकी है वो सामाजिक धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो उनको लेकर है, वो एक समान गोत्र में ही है वो विवाह नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कितने लॉजिक देते हैं। तो ये तो बहुत ही ये तो अलग अलग कास्ट का इश्यू है, लेकिन फिर भी है वो समय के हिसाब से है वो मानसिकता चेंज हो रही है समाज की, और अब इंटरकास्ट मैरिज वो काफी हो रही है और काफी सफल भी है। बिल्कुल सर, यहाँ मेरे 2-3 ब्लंडर्स रहे। तो ये जो चीजें यदि और अच्छा करती तो आपका एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया आपका इंटरव्यू जो अभी बहुत अच्छा है। मतलब हमने ट्राई करने की कोशिश करी है, तो हमें जैसे जैसे मौका मिला हमने वही ट्राई किया। जी बिल्कुल सर, क्योंकि आप ठीक से बोल रहे थे इसलिए जो कि कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, चलो इनको ये अच्छा इंटरव्यू है, तो उसमें थोड़ा सा 5-7 मिनट हमारी भी ज्यादा होते हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को भी। ये जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उनको भी हम 5 मिनट पहले ही जो उनको भी हम भेज देते हैं। तो आपका अच्छा इंटरव्यू। मैं क्या थोड़ा फास्ट बोलती हूँ? नहीं ठीक है, नहीं बहुत अच्छा है, जो बोलने का जो फ्लो है वो अच्छा है।
क्योंकि फास्ट है लेकिन क्लियर है। हम प्रोसेस कर पा रहे हैं आपका बोला हुआ जो है ना। कहने का मतलब उसमें कहीं आप ये नहीं कि आप जो बता रहे हैं वो वहां तक क्लियर नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल क्लियर पहुंच रहा है। इसलिए फास्ट, उस फास्ट को हम उसको डिमेरिट्स की तरफ नहीं है उसमें जो यस सर, और तैयारी करें, जी बिल्कुल। बढ़िया है। नेक्स्ट बार मैं बहुत अच्छे से देने का प्रयास करूंगी। ठीक है। जबरदस्त। थैंक यू।